इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एंशिएंट इजिप्ट के मेमटप नाम के एक बहुत ही बड़े योद्धा को दिखाते हुए। बताया जा रहा था कि मेमटप ने इजिप्ट के एक गॉड जिनका नाम इनुबस होता है उनके साथ मिलकर एक बहुत ही खतरनाक तलवार बनाई। इस तलवार के अंदर इतनी ज्यादा शक्तियां होती हैं कि अगर कोई भी इसे अपने हाथ में ले ले तो उसके सामने आने वाला दुश्मन मारा ही जाता था। एक तरीके से उस तलवार को यूज करने वाला आदमी इमॉर्टल बन जाता था, यानी कि उसे कोई मार नहीं सकता। लेकिन जो दुश्मन उस तलवार से मारा जाएगा उसकी पूरी आत्मा एक जगह पर एब्जॉर्ब कर ली जाएगी उस तलवार द्वारा, जैसे कि गॉड एन्यूबस ही एब्जॉर्ब कर पाएंगे। इस तलवार के बारे में प्रेजेंट टाइम में कई सारे लोगों को पता होता है, इसीलिए वो उसे ढूंढने भी आते थे। अब हमें नेप्स्टर नाम का एक योद्धा दिखाया जाता है जो अपने बहुत सारे लोगों के साथ वही तलवार लेने के लिए आ गया था। उन्हें तलवार की लोकेशन पता चल चुकी होती है, इसीलिए वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन नेप्स्टर की एक असिस्टेंट होती है जिसका नाम लीना था। लीना उस जगह को एक्सपीरियंस करके नेप्स्टर को बताती है कि इस तलवार को लेना खतरे से खाली नहीं है। तुम्हें तलवार से बहुत सारी पावर्स तो मिलेंगी, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये सारी ताकतें तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए और तुमसे वो सारी चीजें कराए जो तुम नहीं करना चाहते हो। लेकिन यहाँ नेप्स्टर ने ठान रखा था कि वो उस तलवार को लेगा और सबसे ताकतवर बन जाएगा। इसीलिए उसने अपने आदमियों को वो ताबूत खोलने के लिए कहा, जिसके अंदर से नेप्स्टर हाथ डालकर वो पावरफुल तलवार बाहर निकाल लेता है। थोड़ी देर के बाद ही वो तलवार एकदम आग की तरह जलने लगी थी। और तो और अब नेप्स्टर के अंदर कुछ अनोखी पावर्स भी आने लगती हैं, जिससे कि उसकी आंखें एकदम जलने लगी थी। नेप्स्टर जैसे कि एक अलग ही टाइप का गॉड बन चुका है, जिसके अंदर कई सारी पावर्स मौजूद हैं। नेप्स्टर अपनी इन्हीं पावर्स की मदद से कई सारे लोगों की जानें लेते रहता है। उसने तो इस वजह से कई सारे राज्य अपने नाम कर लिए थे और अब वो चाहता था कि वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर ले। पर नेप्स्टर को पता होता है कि भले ही वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसका कॉम्पिटिटर अभी भी मौजूद है जो कि जिंदा था। दरअसल ये और कोई नहीं बल्कि मैथ्यूज नाम का एक स्कॉर्पियन किंग होता है, क्योंकि नेप्स्टर ने वो पावरफुल तलवार मिलने से पहले मैथ्यूज के कई सारे सैनिकों को मार गिराया था। इसीलिए मैथ्यूज अब अपना बदला तो जरूर लेकर रहेगा, चाहे नेप्स्टर के पास वो तलवार हो और गॉड की पावर हो। लेकिन मैथ्यूज भी कम नहीं था, क्योंकि उसके पास काफी अच्छी फाइटिंग स्किल्स होती हैं और वो पूरी तरीके से नेचुरल थी। अब हमें मैथ्यूज दिखाया गया जो कि एक गांव में तलवार बनाने का काम कर रहा था। उसके पास तो एबल नाम का एक लड़का भी मौजूद होता है जो कि मैथ्यूज को अपना आइडल मानता था, यानी कि एबल मैथ्यूज की तरह बड़ा होकर एक बहुत ही अच्छा योद्धा बनना चाहता है। अब मैथ्यूज अपना सारा काम खत्म करके फॉरेस्ट की तरफ चला गया था शिकार करने के लिए, लेकिन उसके थोड़ी ही देर में नेप्स्टर के कई सारे सिपाही वहां पर आ जाते हैं। उनके साथ तो नेप्स्टर की सेनापति खेंसा भी मौजूद थी, जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्यूज को ढूंढ रही होती है, क्योंकि नेप्स्टर ने कहा था। पूरे गांव में पूछने के बाद उन्हें पता चलता है कि मैथ्यूज वहां पर मौजूद नहीं है। खेंसा और उसके साथियों को लगने लगा कि शायद ये गांव वाले झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए वो सभी गांव को आग लगा देती है और उन्हें मारने भी लगती है। लेकिन अब लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनकर मैथ्यूज वहां पर आ चुका था। मैथ्यूज को देखते ही खेंसा ने उसके ऊपर हमला करने का आदेश दे दिया। मैथ्यूज के ऊपर सभी लोग हमला करते जा रहे थे, लेकिन मैथ्यूज अपनी स्किल्स का यूज करके उन्हें भी पलटवार करता है। उसने लगभग आधे से ज्यादा सैनिकों को एक ही बार में खत्म कर दिया था। लेकिन अब कुछ सैनिकों ने मैथ्यूज को मारने के लिए उसके ऊपर एरो चला दिया, जिससे कि वो एरो मैथ्यूज को लग जाता है। वो तो अब काफी ज्यादा घायल भी हो चुका था। एबल ये सारी चीजें नहीं देख पाता, इसीलिए वो मैथ्यूज को बचाने के लिए उसके पास जाने लगता है। लेकिन खेंसा ने अब एबल को भी पकड़ लिया था, जो कि उसे मारने के लिए उसके गले पर चाकू रख देती है। मैथ्यूज तो खेंसा से रिक्वेस्ट करने लगा था कि प्लीज उस बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चले जाऊंगा और तुम जो बोलोगे वो करूंगा। लेकिन खेंसा, जिसका चेहरा बहुत ही ज्यादा शैतानी लग रहा था, उसने बिना रहम किए उस छोटे बच्चे को जान से मार दिया। इस बात से मैथ्यूज पूरी तरीके से टूट जाता है और उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उस बच्चे ने तो अभी तक दुनिया भी नहीं देखी थी और इस तरीके से उसकी मृत्यु होना वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता था। मैथ्यूज को इस बारे में काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन खेंसा ने इससे पहले उसे मारकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद वो सभी लोग मैथ्यूज को पिंजड़े में बंद करके नेप्स्टर के पास लेकर चले जाते हैं। मैथ्यूज को तो पूरी तरीके से बंदी बना लिया गया था और नेप्स्टर के किले में लेकर जाया जा रहा होता है। लेकिन यहाँ रात के समय टेला नाम की एक लेडी आ जाती है। उसने तो कई सारे सैनिकों को मारकर मैथ्यूज को वहां से छुड़ा लिया था, जिसके बाद टेला पता नहीं मैथ्यूज को एक बीच के किनारे लाकर उसके ऊपर कुछ रिचुअल परफॉर्म करने लगी।
इस रिचुअल के अंदर वो कई सारे मंत्र पढ़ती है जिससे कि कुछ ही समय के अंदर अंदर मैथ्यूज की बॉडी पर कई सारे छोटे छोटे स्कॉर्पियंस आने लगे थे। वो स्कॉर्पियन मैथ्यूज के बॉडी पर लगे सारे जख्मों को ठीक कर देते हैं और साथ ही साथ उनका जहर मैथ्यूज की बॉडी पर काम ही नहीं कर रहा था। यानी कि मैथ्यूज के पास भी कुछ ऐसी पावर्स हैं जो अभी तक अनलॉक नहीं हुई हैं। ये बातें टेला काफी अच्छी तरीके से समझ गई थी। अब यहाँ सुबह होने के बाद जब मैथ्यूज को होश आता है तो वो एकदम चौंक गया टेला को देखकर। वो पूछने लगा कि आखिर तुम कौन हो और तुमने मेरी जान क्यों बचाई। तब टेला उसे सारी बातें बताती है कि जब से नेफ्टर को वो पावरफुल तलवार मिली है वो प्लानिंग कर रहा है अपने आसपास के साम्राज्य को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए, ताकि वो साम्राज्य उसके हाथों में आ जाए। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे साम्राज्य वाले इतने बुरे राजा के अंडर रहें, इसीलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी नेफ्टर को खत्म करने के लिए। थोड़ी देर बाद जाकर मैथ्यूज को पता चला कि टेला के फादर उसके बहुत ही पुराने दोस्त थे जो कि कुछ साल पहले मारे जा चुके होते हैं। अब टेला की बातें सुनने के बाद मैथ्यूज उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया था। सबसे पहले टेला यहाँ पर मैथ्यूज को बताती है कि अगर हमें नेफ्टर को मारना है तो उसकी तलवार सबसे पहले अलग करनी होगी, क्योंकि जब तक नेफ्टर के पास वो पावरफुल तलवार है उसे कोई नहीं हरा सकता, और वो है बुक ऑफ सोल। यानी कि हमें बुक ऑफ सोल को ढूंढना होगा जिससे कि हम उसे काफी कमजोर कर सकें, जिसके बाद नेफ्टर एकदम लो लेवल पर आ जाएगा और फिर हम उसे मार देंगे। टेला ने तो सिर्फ कहानियों में ही सुना था कि बुक ऑफ सोल एक बड़े से किले के अंदर पाई जाती है जो कि वेस्ट डायरेक्शन में है। इसीलिए अब मैथ्यूज भी टेला की सारी बातें समझ जाता है और वो दोनों निकल पड़ते हैं वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। अब हमें यहाँ नेफ्टर की असिस्टेंट लीना दिखाई जाती है जिसका एक ईगल आकर उसे सारी बातें बता रहा था। यानी कि लीना को पता चल चुका होता है कि मैथ्यूज और टेला बुक ऑफ सोल को ढूंढने के लिए जा रहे हैं जिससे कि नेफ्टर को जान से मारा जा सके। नेफ्टर को जब ये पता चला तो वो काफी गुस्सा हो गया कि उसे हराने के लिए बगावत की जा रही है। इसीलिए उसने अपनी एक बहुत ही बड़ी सेना को वेस्ट डायरेक्शन की तरफ भेज दिया था जहाँ पर मैथ्यूज और टेला जा रहे हैं। उसने साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि अगर तुम्हें मैथ्यूज और टेला मिले तो उन्हें जान से मार दो। अब हमें मैथ्यूज और टेला दिखाए जाते हैं जो काफी लंबा सफर तय करते हुए एक बंजर इलाके में आ गए थे। हालांकि वो आगे बढ़ रहे होते हैं तभी अचानक उनके ऊपर कई सारी तीर से वार होने लगा। वो दोनों बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से बचते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में उनके सामने कई सारे कबीले वाले आ जाते हैं। ये सारे आदिवासी काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे और उन्होंने मैथ्यूज और टेला को एक घुसपैठिया समझकर अपने पास बंदी बनाकर रख लिया था। थोड़ी ही देर में उन सारे आदिवासियों का लीडर मैथ्यूज के सामने आ चुका था। तभी लीडर का एक आदमी उससे आकर कहता है कि ये स्कॉर्पियन किंग है, यानी कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है जिसे कि हमने कैद करके रखा है और शायद हम इसे ज्यादा देर तक कैद कर भी नहीं पाएंगे। लीडर को भी एहसास हो गया था कि आखिर ये मैथ्यूज नाम का आदमी कौन है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ एक खेल खेलना चाहता था। लीडर मैथ्यूज को आकर बताता है कि अगर तुम्हें यहाँ से आजाद होना है तो मेरे एक चैलेंज को कंप्लीट करना होगा। मेरे 3 सिपाही तीर कमान लेकर तुम्हारे पीछे भागेंगे और तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे बचते हुए उन तीनों को जान से खत्म करना है। लीडर को लग रहा था कि इससे मैथ्यूज काफी डर जाएगा, लेकिन मैथ्यूज तो कहता है कि 3 के बजाय 5 सिपाही भेजो, लेकिन मैंने अगर ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया तो टेला भी मेरे साथ आजाद होगी। लीडर को ये चैलेंज मंजूर होता है, इसीलिए अब मैथ्यूज को आजाद करके बैटल ग्राउंड की तरफ भेज दिया गया था। मैथ्यूज तुरंत ही स्टार्टिंग पॉइंट पर जाकर वहां से भागने लगता है और अब 3 सिपाही उसके पीछे पड़ गए थे जो कि तीर कमान लेकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये मैथ्यूज है, कोई नॉर्मल इंसान नहीं। मैथ्यूज ने तो अब एक समय के बाद भागने के बजाय उन तीनों के ऊपर ही हमला करना स्टार्ट कर दिया। वो किसी को तीर से मारकर घायल करता है तो किसी को चाकू से, लेकिन बहुत ही कम समय में उसने तीनों सिपाहियों को जान से न मारते हुए घायल कर दिया था और फिर डायरेक्टली लीडर के गले पर जाके चाकू रख देता है। यानी कि अब मैथ्यूज इस चैलेंज को पूरी तरीके से जीत चुका है। उन आदिवासियों का लीडर भी मैथ्यूज की इन स्किल से काफी इंप्रेस हो चुका था और साथ ही साथ वो उसका शुक्रगुजार होता है कि उसने 3 सिपाहियों को जान से नहीं मारा। चैलेंज कंप्लीट होते ही मैथ्यूज टेला को लेकर अपने साथ सफर पर निकल गया था। वो रेगिस्तानी वाले इलाके और बंजर वाले इलाके को लगातार ट्रेवल करते हुए वेस्ट की डायरेक्शन में बढ़ते चले जा रहे थे। कुछ समय बाद उन दोनों को एक बंजर इलाके के बीचों बीच गेटवे मिलता है, पर उस गेटवे के दोनों तरफ ज्यादा चीजें मौजूद नहीं थी, यानी कि सिर्फ बंजर जमीन और बीच में एक छोटा सा गेटवे। मैथ्यूज और टेला तो उस गेटवे को पास से जाकर देखने लगे कि आखिर वहाँ मौजूद क्या है। तभी उन्हें पत्थर से बने हुए गेटवे पर लिखा हुए सिंबल्स दिखाई देते हैं। अब यहाँ टेला के पास अपने फादर द्वारा दिया गया एक एंशिएंट कागज होता है, जिसे देते हुए उन्होंने कहा था कि ये रास्ते में तुम्हारी मदद करेगा। उस एंशिएंट पेपर को पढ़ने के बाद ये बताया गया कि उस गेट के 100 कदम दूरी पर जाना होगा। इसीलिए मैथ्यूज और टेला गेटवे से 100 कदम की दूरी पर चले जाते हैं। तभी अचानक उस पोजीशन पर आने के बाद उन्हें एक मैनहोल टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई
दिखाई दिया जिसके अंदर जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा सॉकेट होता है। टेला ने ये नोटिस किया कि उसके भाले का स्ट्रक्चर और उस सॉकेट का स्ट्रक्चर एकदम सेम है, इसीलिए वो अपने भाले को उसके अंदर घुसा देती है। अब यहाँ मैथ्यूज को प्राचीन भाषाएं पढ़ने तो नहीं आती थी, लेकिन वो जैसे ही गेटवे पर दिखता है तो उसे पता नहीं कुछ चीजें समझ में आ रही थी। उसी के हिसाब से मैथ्यूज ने टेला का वो हथियार एकदम अरेंज करने लगा, जिससे कि वहाँ पर जो रोशनी पड़ रही थी वो सीधा उसके भाले पर पड़ती है। वहाँ पर तो अब थोड़े समय के लिए मून नाइट भी होने लगी थी, जिसकी रोशनी भी अब उस गेटवे पर पड़ने के बाद उसके अंदर कुछ चेंजेस होने लगे और अब अचानक वो गेटवे पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है, जिसके अंदर एक पोर्टल ओपन हो गया था। ये पोर्टल किसी दूसरी दुनिया का रास्ता हो सकता है, इसीलिए मैथ्यूज और टेला उसके पास आ गए थे। दोनों ने ही बड़ी हिम्मत दिखाई और उस पोर्टल के अंदर चले गए। तब जाकर उन्हें रियलाइज होता है कि वो उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर उन्हें बुक ऑफ सोल मिलेगी। लेकिन थोड़ा अंदर जाते ही अचानक एक अजीब तरीके के क्रिएचर ने उन दोनों पर हमला कर दिया। उस क्रिएचर की पूरी बॉडी कीचड़ मिट्टी से बनी हुई थी, जो काफी ज्यादा भयानक और खतरनाक लग रही होती है। उसने तो मैथ्यूज और टेला पर लगातार हमला किया जिससे कि वो दोनों मारे जाएं। लेकिन तभी अमीनो नाम की एक लेडी पानी में से बाहर निकलती है। उसने तो अपने मॉन्स्टर को मना कर दिया था कि उन पर हमला मत करो, यानी कि वो खतरनाक मॉन्स्टर अमीनो के लिए काम करता है। अमीनो तो मैथ्यूज और टेला को देखकर समझ गई कि ये वही बहादुर योद्धा हैं जो कि यहाँ पर बुक ऑफ सोल को लेने आए हैं। अमीनो ने मैथ्यूज के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी थी, इसीलिए अमीनो उन दोनों से अच्छे से बात करने लगी होती है कि आखिर तुम दोनों को चाहिए क्या। टेला सिंपल बता देती है कि हमें बुक ऑफ सोल चाहिए, पर अब अमीनो उसका जवाब ना देते हुए एक कोने पर चली गई थी जहाँ पर रोशनी निकल रही होती है। और अब उस रोशनी के ठीक नीचे आने के बाद अमीनो की पूरी बॉडी एकदम से जलने लगी। उसकी बॉडी पर तो कई सारे लोगों के नाम लिख जाते हैं। दरअसल ये वो लोगों के नाम थे जिन्हें कि नैपस्टर ने उस पावरफुल तलवार की मदद से जान से मार दिया था। तब जाकर उन दोनों को रियलाइज होता है कि बुक ऑफ सोल और कुछ नहीं बल्कि अमीनो खुद है, यानी कि जिन लोगों को भी तलवार से मारा जाता था वो सीधा अमीनो की बॉडी से जुड़ जाते और उनका नाम उसकी बॉडी पर आ जाता। मैथ्यूज और टेला ने मिलकर ये बता दिया था कि नैपस्टर किस तरीके से तलवार का गलत यूज कर रहा है और हमें उसे रोकने के लिए बुक ऑफ सोल यानी कि तुम्हारी जरूरत है। अमीनो भी इस बात से राजी हो जाती है और वो मैथ्यूज और टेला की मदद भी करेगी। अब हमें यहाँ कैंसा दिखाई जाती है जो नैपस्टर के कहने पर अपने कई सारे सैनिकों के साथ मैथ्यूज के पीछे निकल पड़ी थी। वो तो अब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ कई सारे आदिवासी मौजूद थे। आदिवासियों का लीडर आकर कहता है कि इससे आगे तुम नहीं जा सकते और अगर ऐसा करना है तो तुम्हें हमसे फाइट करनी होगी। कैंसा और उसके सिपाही देखते हैं कि इन आदिवासियों की संख्या काफी ज्यादा है, इसीलिए फिलहाल के लिए वो पीछे हटने का डिसाइड करते हैं और उसी में उनकी समझदारी थी। यहाँ मैथ्यूज अमीनो को कन्विंस करता है कि वो प्लीज उसके साथ चले और नैपस्टर को हराने में उनकी मदद करे। अमीनो इस बात के लिए राजी तो हो गई थी, लेकिन वो बताती है कि ये क्रिएचर जो मेरी प्रोटेक्शन करता है वो ये बात की भी इंश्योरिटी करता था कि मैं इस जगह से बाहर न जाऊं, यानी कि सबसे पहले उन्हें इस क्रिएचर को साइड हटाना पड़ेगा। तभी मैथ्यूज और टेला एक प्लान बनाते हैं। वो दोनों बुक ऑफ सोल यानी कि अमीनो को लेकर बाहर की तरफ चले गए थे और जब वो क्रिएचर उनके पास आने की कोशिश करता है तो टेला ने चारों तरफ आग लगा दी थी। इस आग की वजह से वो क्रिएचर दूसरी तरफ नहीं आ पाता और अब मैथ्यूज और टेला अमीनो को लेकर उस पोर्टल से बाहर निकल जाते हैं। वो तीनों तुरंत ही घोड़े पर बैठकर उस जगह से काफी दूर निकल गए थे, लेकिन ठीक उनके जाने के बाद कैंसा और उसके सभी साथी भी उस गेटवे के पास आ जाते हैं, पर उन्हें भी वहां पर कुछ हाथ नहीं लगता। और तो और कैंसा को ये पता भी नहीं है कि उस पोर्टल को कैसे ओपन किया जाए। मैथ्यूज, टेला और अमीनो एक नदी के किनारे मौजूद ही थे, तभी अचानक उनके ऊपर नैपस्टर के कई सारे सिपाही हमला कर देते हैं। मैथ्यूज अमीनो को प्रोटेक्ट कर रहा था, इसीलिए वो सामने आने वाले सभी सिपाहियों को मारता जाता है। टेला भी इसमें उसकी मदद करती है और वो दोनों मिलकर कई सिपाहियों को खत्म कर दे रहे थे, पर थोड़ी देर बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि इन सिपाहियों की संख्या तो बढ़ती ही जा रही है और वो इस तरीके से एक समय बाद कमजोर हो जाएंगे। पर ऐसा होता इससे पहले वो खतरनाक क्रिएचर उस जगह पर आ जाता है जो कि अमीनो की प्रोटेक्शन करने का काम करता था। उसने भी अब मैथ्यूज और टेला का साथ दिया और नैपस्टर के सैनिकों पर हमला करने लगा। देखते ही देखते उन्होंने उन सारे लोगों को खत्म कर दिया होता है और अब वो क्रिएचर उनके साथ सफर में शामिल होकर आगे बढ़ने लगा। अमीनो ने मैथ्यूज और टेला को बताया था कि अगर तुम्हें नैपस्टर को हराना है तब तुम्हें जल्द से जल्द मेमटप के उस किले में पहुंचना पड़ेगा जहां पर उसके अगेंस्ट वाला एक वेपन रखा गया है। इसीलिए वो सभी लोग उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं जहां पर मेमटप का महल है। लगातार आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक बंदरगाह दिखाई देता है जहां सभी लोग मौजूद थे। मैथ्यूज को कुछ खाने की चीजें चाहिए थी, इसीलिए वो उस बंदरगाह में चला गया, लेकिन उसे क्या पता था कि इसी जगह पर कैंसा और उसके सभी सिपाही मौजूद हैं जो कि मैथ्यूज को ही ढूंढ रहे थे। वो सारे सिपाही
सिपाही बहुत चालाकी से मैथ्यूज का पता भी लगा लेते हैं और उसके ऊपर हमला भी करते हैं। लेकिन मैथ्यूज भी किसी से डरने वाला नहीं था। उसने भी सामने आने वाले सभी सिपाहियों को मारते हुए अपने स्किल्स का प्रदर्शन किया। एक एक सिपाही मौत के घाट उतर जा रहा था जो भी मैथ्यूज के सामने आता है। पर मैथ्यूज इस तरीके से इतने सारे लोगों के साथ तो नहीं लड़ सकता था, इसीलिए टेला एक घोड़ा गाड़ी लेकर आ जाती है जिस पर कूदकर मैथ्यूज वहां से निकल गया था। वो तीनों जल्द से जल्द किनारे पर पहुंचते हैं और पानी के रास्ते से दूसरी तरफ जाने लगे क्योंकि मेमटप का महल उसी जगह पर होता है। अब यहाँ रास्ते में अमीनो को एक विजन दिखाई दे रहा था जिसके अंदर वो नेप्स्टर और टेला के भाई को देखती है और अचानक नेप्स्टर ने अपने खतरनाक तलवार की मदद से टेला के भाई को जान से मार दिया था। अमीनो इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई और वो ये सारी बातें टेला को भी बताती है, यानी कि नेप्स्टर ने टेला के भाई को अब मार दिया है और अब उसकी पूरी साम्राज्य की राजकुमारी टेला ही बन चुकी है। टेला को इस बात से एक सदमा सा लग गया था और वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है, लेकिन अब इन सारी चीजों को छोड़कर उन्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अब वो तीनों नदी का रास्ता तय करते हुए मेमटप के उस महल में पहुंच जाते हैं। मैथ्यूज, टेला और अमीनो अब लगातार मेमटप के महल में पहुंच चुके थे। वो तीनों तो ट्रेवल करते हुए एक मूर्ति के पास आ जाते हैं जिसे कि अमीनो ने मैथ्यूज से कहा कि तुम इसे तोड़ दो। मैथ्यूज उसे पूरी तरीके से तोड़ देता है जिसके अंदर से एक लेटर निकल रहा था। उस लेटर के अंदर साफ साफ प्राचीन भाषाओं में कई सारी चीजें लिखी गई थी जिसे कि अमीनो पढ़कर उन्हें बता रही होती है। दरअसल कई साल पहले जब मेमटप और एनुबिस ने मिलकर वो तलवार बनाई थी तो मेमटप ने सबसे पहले उसी तलवार की मदद से कई हजारों लोगों की जानें ले ली होती हैं। लेकिन फिर बाद में उसे रियलाइज हुआ कि वो जितने भी लोगों को मारता जा रहा है उनकी चिल्लाने की आवाजें उसके कान में गूंज रही हैं और वो तो इसे बिल्कुल भी सहन ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर जाकर उसे एक बहुत ही बड़ा श्राप मिलता है कि तुम्हारी बेटी जो पैदा होगी उसकी बॉडी पर भी वही सारे मरने वाले लोगों के निशान मिलेंगे। यानी कि ये रिवील हुआ कि अमीनो मेमटप की बेटी है और उस तलवार और बने गए कर्स को तभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है जब उस पावरफुल तलवार की मदद से अमीनो की जान ले ली जाए। और यही रीजन होता है कि मेमटप अपनी बेटी को नहीं मार सकता था, इसीलिए उसने खुद की जान ले ली और अपनी तलवार कहीं छुपा कर रख दी। मैथ्यूज और टेला तो इस बात से शॉक हो जाते हैं, पर अब उस जगह पर कैंसा अपने सभी साथियों के साथ आ गई थी। कैंसा ने तो बिना कुछ कहे सीधा एक बेहोशी का तीर मैथ्यूज के गले पर मार दिया जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। कैंसा तो उन सभी को बंदी बनाकर बड़ी चालाकी से नेप्स्टर के पास लेकर आ जाती है, लेकिन उन लोगों को जाते हुए उन आदिवासियों के लीडर ने भी देख लिया था। अब यहाँ बहुत ही बुरी तरीके से मैथ्यूज को बंदी बनाया गया था। नेप्स्टर जब उस जगह पर आया तो वो उससे काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो मैथ्यूज को इतनी जल्दी तो नहीं मारेगा। वो सबसे पहले उससे बहुत बड़ी फाइट करेगा और उसमें काफी ज्यादा घायल करके फिर उसे खत्म करेगा। लेकिन नेप्स्टर की वो साथी लीना कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए आपको इसे अभी खत्म कर देना चाहिए। पर नेप्स्टर तो अपनी पावर पर काफी ज्यादा घमंड कर रहा था और वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। अमीनो को तो अब पकड़ लिया गया था जिसे कि लीना देखने के बाद बताती है कि यही बुक ऑफ सोल है जिससे कि आपको खतरा है। नेप्स्टर भी लीना की बात समझता है और उसने आदेश दे दिया कि अमीनो को जिंदा जला दिया जाए। सारी चीजों की तैयारियां होने लगी थी अमीनो को जलाने की और सभी सिपाही अमीनो को आग के पास लेकर आ जाते हैं। यहाँ मैथ्यूज जिसे कि दोनों तरफ से बांधा गया था उसका ब्लड जैसे ही जमीन पर गिरता है तो उसके पास कई सारे स्कॉर्पियंस आने लगे थे। वो स्कॉर्पियंस तो मैथ्यूज को काटने लगे और उसे अपनी पावर्स भी देने लगे। मैथ्यूज थोड़ी ही देर में उठ जाता है और अब उसने ताकत लगाते हुए दोनों जंजीरों को तोड़ दिया था, जिसके बाद मैथ्यूज सीधा उन सिपाहियों के पास पहुंच गया जो कि अमीनो को जलाने वाले थे। अब नेप्स्टर भी उसके सामने आ चुका था फाइट करने के लिए। काफी घमासान लड़ाई होने लगी थी। दूसरी तरफ हम उन आदिवासियों के लीडर को देखते हैं जो अपने कई लोगों को उस जगह पर ला दिया था क्योंकि वो मैथ्यूज और टेला की रक्षा करना चाहता है। लीडर के आदेश करने पर उसके कई सारे लोग नेप्स्टर की सिपाहियों पर हमला भी करने लगे। उन्हीं हमलों में लीना भी बहुत ही बुरी तरीके से मारी जाती है। अब तो अमीनो का वो बड़ा सा प्रोटेक्टर भी उस जगह पर आ गया जिसने कि मैथ्यूज का साथ देते हुए नेप्स्टर को काफी घायल भी कर दिया। पर नेप्स्टर इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है और उसने अपनी तलवार निकाली और तुरंत ही उस क्रिएचर के बॉडी में मार दिया। अमीनो के प्रोटेक्टर को तलवार लगने के कारण वो तुरंत ही आग के अंदर गिर जाती है, जिससे कि जलने के बाद वो वहीं पर मारा गया। यहाँ थोड़ी देर के लिए ही नेप्स्टर के हाथ से वो तलवार दूर चली गई थी, जिससे कि उसकी शक्तियां भी एकदम नॉर्मल हो जाती हैं। मैथ्यूज ने इसी मौके का फायदा उठाया और उसने सबसे पहले वही छोटा सा चाकू निकाला जिससे कि कैंसा ने उस छोटे लड़के एबल को मारा होता है। मैथ्यूज ने तो चाकू तुरंत ही कैंसा की तरफ मारा और उसे भी खत्म कर दिया, जिसके बाद वो सीधा चले जाता है नेप्स्टर के पास। मैथ्यूज एक बड़ी सी जंजीर नेप्स्टर के गले में डालता है और उसे जलती हुई आग में गिरा देता है। नेप्स्टर की बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो गई थी और वो वहीं पर खत्म हो गया। सारी कंडीशन एकदम नॉर्मल होने के बाद मैथ्यूज जब उस पावरफुल तलवार को टच कर रहा था तब
चौंकाने वाली बात ये हुई कि मैथ्यूज शैतान में कन्वर्ट नहीं होता है, बल्कि उसने तो तलवार की सारी ताकतों को कंट्रोल कर लिया और वो तलवार भी नीली कलर की हो जाती है। अमीनो वहां आकर बता रही थी कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है और अब शायद इस तलवार को खत्म करने का वक्त आ चुका है। यानी कि अमीनो मैथ्यूज से कह रही थी कि इस तलवार की मदद से मुझे जान से मार दो, जिससे कि ये रिचुअल भी खत्म हो जाएगा और फिर फ्यूचर में कोई भी इस तलवार को लेकर खतरनाक बनने की कोशिश भी नहीं करेगा। हालांकि मैथ्यूज ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। मैथ्यूज अब उस तलवार को अमीनो के सामने कर देता है, जिससे कि अमीनो उस तलवार के अंदर चली गई। ऐसा होते ही अमीनो और वो पावरफुल तलवार दोनों ही एकदम मिट्टी में मिल जाते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। यानी कि उन दोनों को मुक्ति मिल गई और कर्ज भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब इन सारी चीजों के बाद मैथ्यूज अकेले निकल पड़ा था अपने नए सफर के लिए। उसे इंडिपेंडेंट रहना और नई चीजें सीखना काफी अच्छा लगता है, इसीलिए वो बिना किसी सपोर्ट के एक बंजर रेगिस्तान में चला गया। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।